तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग साउंड के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है और रीच योर ईयर, और वह आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है उससे साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है, तो उसका रीजन भी मैंने सारी चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। तो पता है जो साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन में होता है तब हमारा साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट काज द मीडियम अराउंड इट टू वाइब्रेट। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के कारण जो मीडियम होगा वो भी वाइब्रेट करने लगेगा। मीडियम में पार्टिकल्स होंगे तो वो भी वाइब्रेट कर लेंगे। दीज वाइब्रेशन ट्रेवल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव इन ए मीडियम। तो ये जो वाइब्रेशन होंगे यह लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में मीडियम में ट्रेवल करेंगे, तो विच वी हियर एज ए साउंड। तो हमको साउंड वहाँ पे सुनने को मिलता है। तो इसका सिंपल आंसर ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाय योर स्कूल बेल। तो आपके स्कूल बेल द्वारा कैसे साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन द स्कूल बेल इज द हिट विथ हैमर। जब आप स्कूल बेल को हैमर से हिट किया जाता है तो क्या होता है, देन इट स्टार्टेड वाइब्रेटिंग। तो अब वहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाए, तो वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इट फोर्सेज द एडिसेंट पार्टिकल इन एयर टू वाइब्रेट। तो क्या होता है कि यह अपने पास वाले पार्टिकल को फोर्स करता है कि वह भी वाइब्रेशन में आ जाए। तो ड्यू टू दिस रीजन द वाइब्रेटिंग स्कूल बेल प्रोड्यूस साउंड। तो इस रीजन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हमको साउंड प्रोड्यूस होके मिलता है। ठीक है। और साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव। तो साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए हमको मीडियम की आवश्यकता होती है। तो साउंड वेव आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव बिकॉज दे नीड टू मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, तो सिंपल आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल यू बी एबल टू, एक मिनट, Suppose you and your friend are on the moon, you will be able to hear any sound produced by your friend। जैसे ये क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए कि आप और आपका फ्रेंड मून पे हैं, ठीक है, मून सरफेस पे गए हैं। तो आपका फ्रेंड अगर आपसे कुछ कहेगा तो क्या आप उसकी आवाज़ को, उसकी साउंड को आप सुन सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आप ये पूछा है। तो क्या होता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। एंड ऑन द मून सरफेस नो एनी मीडियम। तो मून सरफेस पे कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब वैक्यूम होता है। सो ड्यूरिंग दिस रीजन आई विल नॉट बी हियर एनी साउंड। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से मैं कोई साउंड नहीं सुन पाऊंगा जो मेरा कुछ फ्रेंड मुझसे कहेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे। विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमिन। तो इसमें से कौन सी वेव की प्रॉपर्टी जो है डिटरमिन करती है लाउडनेस को और पिच को। तो लाउडनेस को कौन सी वेव प्रॉपर्टी डिटरमिन करती है, एम्पलीट्यूड, और पिच को फ्रीक्वेंसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गेस विच साउंड हैज अ हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि किस साउंड की ज़्यादा पिच होती है। तो गिटार हैज हायर पिच। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी जब मैं आपको पढ़ा रहा था साउंड वेव के बारे में, तो वहाँ पे मैंने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। बेसिकली साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर डेफिनेशन दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। वेवलेंथ क्या होता है कि इट इज़ द लेंथ वन कंप्लीट वेव। तो मतलब जिससे क्या होता है, ऐसा कुछ एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है, ये आपका एक कंप्लीट वेव है ना, यहाँ से चला यहाँ तक, ये आपका एक कंप्लीट वेव है। तो इसकी जो लेंथ होती है यही हमारा क्या होता है, लैम्बडा। ठीक है, इसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ओके। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ कंप्लीट साउंड वेव और साइकिल प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल ये कंप्लीट कर रहा है उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कंप्लीट साइकिल। तो एक साइकिल प्रोड्यूस होने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम इसको लग रहा है, तो उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ। तो मतलब इस मीन पोजीशन से कितना अप गया, मीन पोजीशन कितना डाउन गया, दिस इज द एम्पलीट्यूड। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक डिफिनेशन ही था, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, डिफिनेशन ही लिखना है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकंड इन ए गिवन मीडियम। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। आपको दिया क्या है, फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है आपको, 220 हर्ट्ज दिया है, और आपको स्पीड दिया है 440 मीटर पर सेकेंड। तो आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, लैम्बडा। ठीक है, यहीं आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने एक रिलेशन बताया था स्पीड ऑफ वेव एंड फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा में।
तो रिलेशन मैंने क्या बताया था, v इक्वल टू फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन लैम्बडा, ठीक है। तो आपको लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, v बाई एफ कर देंगे। तो यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा 440 एंड 220। तो कितना आ जाएगा ये आपका लैम्बडा, यहाँ कैलकुलेट करेंगे कितना लैम्बडा आ जाएगा 2 मीटर। ओके, आंसर देख लेते हैं जी, 2 मीटर आपका ये आपका लैम्बडा हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या करा है। अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज। तो इसमें आपको क्या दिया है, एफ दिया है, एफ आपको फ्रीक्वेंसी दिया है 500 हर्ट्ज, सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। तो आपसे क्या पूछ रहा है, टी पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, एफ इजकल टू 1/t। तो एफ दिया है आपको, टी पूछ रहा है, तो यहाँ पे एफ की जगह पे 500 रख देते हैं, इजकल टू 1/t। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे टी इक्वल टू निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ये। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपका नियर अबाउट कितना आ जाएगा 0.002 सेकेंड, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा, दिस इज द योर आंसर। और यहाँ पे देखिए जो 450 मीटर दिया है, डिस्टेंस दिया है, आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका कहने का मतलब द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स इज इक्वल टू द टाइम पीरियड 0.002 सेकेंड, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं कि द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ 0.002 सेकेंड। तो इसके इक्वल हो रहा है, जो इसका टाइम पीरियड हो रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का, ये इसके इक्वल हो रहा है, टाइम पीरियड के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ वेव में, तो वही है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया है, ठीक है। तो सेम वही है। तो आपको पता है जो स्पीड ऑफ वेव होता है, स्पीड ऑफ वेव जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, v से, ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज wave some distance lambda in टाइम t, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं एक वेव है जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लाइक सम वेव ट्रेवल डिस्टेंस लैम्बडा इन टाइम t, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू आपका डिस्टेंस लैम्बडा एंड टाइम t, ठीक है। तो आपको पता है जो फ्रिक्वेंसी होता है वो कितना होता है 1/t, ठीक है, यही होता है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है कि नहीं, ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/t इंटू लैम्बडा। तो 1/t की जगह पर हम f लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्बडा। तो आपका रिलेशन आ गया स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी में, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बेसिकली आपको लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ द साउंड में डिफरेंस बताना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। तो लाउडनेस इट इज़ ए सब्जेक्टिव इन नेचर, जबकि इंटेंसिटी ऑफ द साउंड ऑब्जेक्टिव इन नेचर में होता है, ठीक है। इट इज डिपेंड ऑन द सेंसिटिव ऑफ द ईयर, जो लाउडनेस होता है हमारे कान की सेंसिटिव ऑफ द ईयर पे डिपेंड करती है, और जबकि इंटेंसिटी ऑफ द साउंड यह सेंसिटिव ऑफ द ईयर पे डिपेंड नहीं करती है, ओके। और इसका जो लाउडनेस का हम मेजर किस में करते हैं, डेसिबल में, और जबकि इसको जो मेजर करने की यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड और इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ 3 मीडिया एयर, वाटर और आयरन डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर।
तो क्या रहा है कि मतलब किस मीडियम में आपका जो साउंड की स्पीड होगी ज़्यादा होगी। तो आपको पता है जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उसमें साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा सॉलिड बॉडी कौन सा है, आयरन। तो आयरन पे इसमें आपका जो साउंड की स्पीड होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एन इको इज हियर इन 3 सेकेंड। तो एक इको को 3 सेकेंड में सुना जाता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। लाइक दिस ऐसा है कि यहाँ पे लाइक एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे आपका सोर्स है, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है, ओके, ये आपका सोर्स हो गया। तो ये जो इको सुन रहा है वह कितने सेकंड में सुन रहा है, 3 सेकंड में। मतलब यहाँ से साउंड जा रही है, यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है, इको हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। यदि साउंड की स्पीड जो है 342, तो यहाँ पे जो गिवन डाटा है पहले वो हम लिख लेते हैं। आपको जो साउंड स्पीड दिया है 342 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया है, जो टी है आपका वह देखिए एन इको इज हियर्ड इन 3 सेकेंड है। जब 3 सेकेंड में सुना जा रहा है तो इसको क्या कर देंगे, हम हाफ कर देंगे इसको, तो ये 1.5 आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। आपको डी पूछ रहा है तो आपको पता है v = d/t होता है, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। तो यहाँ पे v दिया है 342 एंड डी आपसे पूछा है, टी आपका पता ही है 1.5, तो डी कितना हो जाएगा 42 1.5। एप्लीकेशन किए हैं लाइक दिस, मैंने ऐसा कुछ लिखा है d = 342 × 1.5, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा आपका 513 मीटर, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का टू सोर्स, तो डिस्टेंस = 513 मीटर ये होगा, ओके। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में जो टी होता है वो हमेशा हाफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे ये सोर्स निकल रहा है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर इसके पास वापस आ रहा है, मतलब टोटल 3 सेकंड है, तो इसका 3/2 हो जाएगा ना, इसका हम हमेशा हाफ कर देते हैं, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर। तो एवरेज ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल रेंज कितना होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इतना ही तो होती है। एक जो इंसान होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है उसको आसानी से सुन सकता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया इसका, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद इंफ्रासाउंड का फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज, ओके। और अल्ट्रासाउंड ग्रेटर देन, सॉरी देन है यार, लेस देन ग्रेटर देन 20,000 हर्ट, ओके। समझ में आया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई आर द सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल कर्व्ड। तो जो कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं उसकी जो सीलिंग्स होती है, मतलब उसकी जो छत होती है वह कर्व क्यों बनाए जाते हैं। तो उसका बनाने का मेन रीजन होता है कि द सीलिंग ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल आर मेड कर्व्ड सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सीलिंग रीच ऑल द पार्ट ऑफ द हॉल। तो कर्व बनाने का मेन रीजन ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका ये हॉल है, ठीक है, दिस इज द हॉल। अगर इसकी सीलिंग कर्व होती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब वहाँ पे कोई साउंड, मान लीजिए सोर्स है, ठीक है, जब इस सोर्स से साउंड निकलती है तो मान लीजिए बहुत बड़ा हॉल होगा, तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, जैसे मान लीजिए बड़ा हॉल है तो हो सकता है पीछे वालों को ना सुनाई दे। तो कर्व होने की वजह से क्या होता है, जब साउंड इससे स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट होकर इनको आसानी से सुनाई देता है, तो इसलिए कर्व बनाया जाता है, ठीक है। तो कर्व होने की वजह से आसानी से रिफ्लेक्शन होता है और सभी लोग को साउंड वहाँ पे सुनाई देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सबमरीन इमिट्स अ सोनार पल्स विच रिटर्न फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ इन 1.02 सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन साल्ट वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड, हाउ फॉर अवे इज द क्लिफ। मरीन में क्या है, सोनार लगा हुआ है, वह सोनार पल्स इमिट कर रहा है, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड इमिट कर रहा है अंडर वाटर सी। तो एक क्लिफ है समंदर के अंदर, ठीक है, तो वहाँ से वो जब स्ट्राइक होता है तो क्या होता है 1.02 सेकेंड में वह वापस सबमरीन के पास पहुँच जाता है। तो ठीक है, तो इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन साल्ट वाटर, जो साउंड की स्पीड है साल्ट वाटर में 1531 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो आपसे पूछ रहा है हाउ फार अवे इज़ द क्लिफ। तो जो आपका सबमरीन है ये क्लिफ से कितना दूर है, बेसिकली आपको ये चीज़ फाइंड आउट करना है। तो देखिए द टाइम टेकन बाय द सोनार पल्स टू गो फ्रॉम सबमरीन टू क्लिफ विल बी हाफ ऑफ द दिस टाइम। तो ये जो टाइम लग रहा है हम क्या करेंगे, जो टाइम आपको दिया है उसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो हाफ कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो आ गया
0.51 सेकेंड। तो आपको पता है फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला v=d/t होता है, ठीक है। तो यहाँ हमको निकालना क्या है, बेसिकली d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे v दिया है, t दिया है, d आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर इतना आ जाएगा कि इतना मीटर दूर है, 780.8 मीटर दूर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आज जो मैंने इस वीडियो में बताएं। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में। तो आज के लिए थैंक यू।